नमस्कार, जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। साहित्य प्रेमियों, आज हम कथाकार परिचय माला के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत परिचय। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को कोड़ियागंज गांव में हुआ था। यह अलीगढ़ जिले में स्थित है। बचपन का नाम आनंदीलाल था और पिता की मृत्यु होने से इनका पालन पोषण माता और मामा ने किया। मामा एक गुरुकुल चलाते थे हस्तिनापुर में। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए, परंतु 1921 में असहयोग आंदोलन के समय पढ़ाई छोड़कर यह भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। यह लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे और उसे छोड़ दिया। 1921 से 1923 के बीच में जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु 1923 में वे नागपुर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद ये छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया और जीविका की खोज में कलकत्ते चले गए, परंतु वहां से निराशा लेकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया और ये बड़े लेखक बने। 24 दिसंबर 1988 को उनका इंतकाल हो गया। यह था व्यक्तिगत परिचय। आइए हम जानते हैं कि इनको क्या पुरस्कार और सम्मान मिले। 1971 में इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1979 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये 2 बड़े पुरस्कार इन्हें मिले और कई छोटे छोटे पुरस्कार भी मिलते रहे। इनकी रचनाओं में देखें तो फांसी, जो कि 1929 में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। अन्य कहानी संग्रह वातायन 1930 पे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीलम देश की राजकन्या भी इनका एक कहानी संग्रह है, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ। पाजेब 1942 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। तो हमने देखा कि फांसी, जो कि 1929, वातायन 1930, एक रात 1934, 2 चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जय संधि 1949 और जैनेन्द्र की कहानियां 7 भागों में प्रकाशित हुई। ये इनके मुख्य कहानी संग्रह है। परंतु आज जैनेन्द्र की समस्त कहानियां 10 भाग में प्रकाशित है। ये 10 भाग आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, पहले भाग, ये पहला भाग है। फांसी, गदर के बाद, जय संधि और अन्य कहानियां इसमें है। फिर दूसरे भाग में पाजेब, 2 चिड़िया, अपना पराया और अन्य कहानियां हैं। तीसरे भाग में नीलम देश की राजकन्या है, लाल सरोवर और अन्य कहानियां हैं। चौथे भाग में भाभी, घुंघरू, ब्याह, दृष्टिदोष और अन्य कहानियां हैं। 5वें भाग में ध्रुव यात्रा, एक रात, रत्न प्रभा और अन्य कहानियां हैं। 6ठे भाग में साधु की हट, क पंथा, चोरी और अन्य कहानियां हैं। 7वें भाग में टकराहट, एकांकी तथा राजीव और भाभी अन्य कहानियां हैं। 8वें भाग में अभागे लोग, प्रणय दंश, निराकरण और अन्य कहानियां हैं। इस तरह से 10 भागों में अलग अलग कहानियां प्रकाशित हुई और कई प्रसिद्ध कहानियां अलग अलग भागों में है। आज अगर हम कहानी कला की चर्चा करें तो मनोविज्ञान का अगर चित्रण किसी की कहानी में सर्वप्रथम पाया जाता है तो उसमें जैनेन्द्र जी का नाम प्रमुख है। मनोविज्ञान का चित्रण और भी हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। ये मूलतः मनोवैज्ञानिक कथाकारों के रूप में जाना जाता है। जैनेन्द्र जी की कहानियां फ्राइड, एडलर और युंग के मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। इनकी कहानियों में मनुष्य के अंतर्मन के कई सत्यों को उद्घाटित करना उद्देश्य रहा है।
फ्राइड के कुंठावाद पर आधारित है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य की दमित वासनाएं, कुंठाएं, काम प्रवृत्तियां, अहम दंभहीन भावना ही किसी न किसी रूप में साहित्य के रूप में प्रकट होती है। जैनेन्द्र की कहानियां मूलतः अवचेतन मन की कहानियां हैं। एक रात कहानी, स्पर्धा, जय संधि, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, ये कहानी संग्रह पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये इनके कहानी संग्रह हैं। मध्यवर्गीय चरित्र इनकी कहानियों में है और वह चरित्र परिस्थिति के आधार पर अपने मानसिक संघर्ष को कहानियों में अभिव्यक्त करते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे इसमें एक दोष आया है कि इसमें अत्यधिक दार्शनिकता आ गई और उससे दार्शनिकता आने से चरित्र अधिक स्पष्ट नहीं आता है, चरित्र दर्शन के अंदर छिप जाता है। इनकी कहानियों में और उपन्यासों में व्यक्ति और समाज की गुथी हुई समस्याएं उभरकर सामने आई है। व्यक्ति क्या चाहता है और समाज क्या चाहता है, और दोनों के बीच में जो टकराव होता है और जो टकराव समस्याएं उत्पन्न करता है, वह इनकी कहानियों में दिखाई देता है। प्रेमचंद से भिन्न आदर्श की स्थापना की इन्होंने। प्रेमचंद यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानियां लिखते थे और जैनेन्द्र जी ने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के पूरक है। इन्होंने अलग तरह की कहानियां लिखी। जैनेन्द्र जी की कहानियां समाज की समस्याओं को नए रूप में उद्घाटित करती थी। बाह्य घटनाएं ज्यादा नहीं, पात्रों के मानसिक उलझने ही ज्यादा है। इनकी मुख्य देन उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में है, परंतु एक साहित्यिक विचारक के रूप में भी इनका प्रमुख स्थान है। इनका गद्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रेमचंद जी और प्रेमचंद जी के बाद प्रसाद जी की जो कहानी कला है, उसको एक नया आयाम देने में जैनेन्द्र जी ने प्रमुख भूमिका निभाई। हम बात कर चुके हैं कि इनके चरित्र की जो विशेषता है, जो उनके मानसिक द्वंद्व और स्त्री पुरुष के संबंध है, यह स्पष्ट रूप से आए। मुख्य पात्र इनकी नारियां रही हैं, चाहे सुनीता ले लो, पाजेब ले लो। कहानियां जो है वह मध्य वर्ग के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है। यहां पर वह है। इनकी प्रमुख कहानियों में खेल, पाजेब बहुत प्रसिद्ध कहानी है, अपना अपना भाग्य, जाह्नवी, रत्न प्रभा आदि है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में एक गौ कहानी भी उल्लेखनीय है। देखिए, मैंने कहा था कि इनका गद्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके निबंध संग्रह पर भी चर्चा करना जरूरी है। एक तो प्रस्तुत प्रश्न जो कि 1936 में, जड़ की बात 1945 में, पूर्वोदय 1941 में, साहित्य का श्रेय और प्रेय। मैं दोहरा लूं, ये नेट और सेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जैनेन्द्र जी ने लिखा था 1953 में। मंथन 1953 में, सोच विचार 1953 में, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे आदि गद्य निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। उपन्यास की चर्चा करें, क्योंकि एक कथाकार के साथ, कथाकार में कहानी और उपन्यास दोनों ही कथा साहित्य के रूप हैं। परख 1929 में प्रकाशित हुआ, सुनीता 1935 में, 1937 में त्यागपत्र, 1939 में कल्याणी, 1953 में विवर्त, 1953 में सुखदा, 1953 में व्यतीत और 1956 में जयवर्धन नाम का उपन्यास प्रकाशित हुआ। देखिए, अगर हम बात करें तो जैनेन्द्र का जो सबसे बड़ा योगदान है वह गद्य निर्माण के क्षेत्र में है। अगर गद्य निर्माण की बात करें, भाषा के स्तर पर इन्होंने क्या की गई, हिंदी को तराशने का काम किया। जैनेन्द्र का जो गद्य है आगे चलकर अज्ञेय का जैसा गद्य विकसित हुआ, तो जैनेन्द्र के गद्य से ही आगे अज्ञेय का गद्य विकसित हुआ। इस तरह से इन्होंने गद्य निर्माण में बड़ा योगदान किया। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पाठ सबसे पहले किससे सीखा? जैनेन्द्र जी ने प्रयोग किया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी, हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंटैक्स दिया, और इसीलिए आज हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र जी की अमिट छाप है। अब हम बात करते हैं
कथाकार हैं, चूंकि हम उपन्यासों की भी बात कर सकते हैं, तो उपन्यासों के जो पात्र है वह बाह्य वातावरण और परिस्थितियों से अप्रभावित है। मुख्यतः उनके अंदर जो चल रहा है उन समस्याओं से वह संचालित हो रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया और व्यवहार भी उनकी अंतःस्थिति के आधार पर ही होते हैं। इसलिए जैनेन्द्र के उपन्यासों में चरित्रों की भरमार नहीं होती। उनके पात्रों की संख्या भी अल्प संख्या होते हैं और जैनेन्द्र के उपन्यासों में आप जानते हैं व्यक्तिगत तत्वों की भरमार रहती है। आइए स्त्री के विविध रूपों, उसकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन कौन करता है? जैनेन्द्र जी। चाहे सुनीता ले लो उपन्यास, त्यागपत्र ले लो, सुखदा ले लो, ऐसे अनेक अवसर आए हैं कि उन्होंने नारी चरित्र के भीषण मानसिक संघर्षों को व्यक्त किया है। उनके जो नारी पात्र हैं वो मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं। यह स्थिति उनके उपन्यासों के नारी पात्रों की है। प्रेमचंद जी के साथ तुलना करें तो प्रेमचंद जी के पूरक थे। अगर हम प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझ सकते हैं। साहित्यिक इतिहास की बात कर रहे हैं हम यहाँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह से आगे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा। इसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। धन्यवाद।